नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। समरकंद में एससीओ समिट में शामिल होंगे। समिट के दौरान कई नेताओं से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिनकी मुलाकात होगी पीएम मोदी से, और ईरान के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। द्विपक्षीय बैठक होगी। शी जिनपिंग से भी पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ऐसे में खबरें यह भी है कि पाकिस्तान के पीएम भी जब पहुंचेंगे तो उनसे भी मुलाकात संभव है। उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बहुत अहम ये एससीओ समिट होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये उज्बेकिस्तान का दौरा बेहद अहम। तो चलिए एक और बड़ी खबर आज फिर से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। एक दिन के विश्राम के बाद इस यात्रा का फिर आगाज हुआ है। यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, कई दिग्गज चेहरे शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा में हिस्सा लेंगे। देखिए लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए आज फिर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। साथ में भूपेश बघेल भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और कांग्रेस के तमाम वो चेहरे जो इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे हैं। तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का तो कार्यक्रम है ही है, लेकिन उसके उलट देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी 150 दिनों तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आप समझिए, सन 2024 तक कैसे अपने खोई जनाधार को वापस पाया जाए, कैसे अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। कांग्रेस ने उसी के तहत ये पूरी प्लानिंग की है, रणनीतियां तैयार ये की है। लेकिन क्या ऐसे में इतना आसान होगा? क्या राह ये इतनी आसान होने वाली है कांग्रेस के लिए? क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब से कुछ दिन के बाद आप देखेंगे तो यात्रा में दिखाई पड़ेंगी। कांग्रेस के तमाम चेहरे भी, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में लगातार अगर हम बात करें, इस दौरे पर जो सियासत हो रही है वो भी आप सब देख रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि इस यात्रा का मकसद केवल सियासी है। राहुल गांधी जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है, तमाम इस तरह के आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता चाहे फिर वो कांग्रेस के नेता, आपने देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा था। टी शर्ट से बात मफलर तक पहुंच गई थी और जमकर सियासत हुई थी उन दिनों में भी। तो देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंची थी इसके पहले, और केरल जब पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तो वहां पर जमकर तारीफ भी की थी राहुल गांधी ने। बारह राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इन तमाम राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा ये। लेकिन देश में 28 राज्य हैं जहां पर ये यात्रा नहीं जा पाएगी। वहां पर कुछ लोग पहुंचेंगे। इसके पहले जब केरल पहुंची थी यात्रा, आपने देखा होगा क्या कहा था राहुल गांधी ने कि केरल के लोगों के डीएनए में ही भारत जोड़ो है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने तो केवल भारत को तोड़ने का काम किया। आज फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत एक नए जोश के साथ, क्योंकि कल के दिन सभी ने विश्राम किया।
जब केरल पहुंचे थे राहुल गांधी तो वहां पर देखिए जमकर तारीफ की थी इसके पहले, क्योंकि केरल में ही थे। उन्होंने जिक्र किया था कि भारत के डीएनए में ही भारत जोड़ो का संदेश है, अभी हमने जिक्र भी किया। इसके साथ ही साथ 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यात्रा ये गुजर रही है। देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 12 राज्यों से यात्रा का गुजरना। एक और बड़ी खबर, लखीमपुर घटना पर सीएम योगी का एक बड़ा ऐलान, पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान किया गया है। परिवार को मिलेंगे 25 लाख रुपए, मकान और खेत का पट्टा देने का भी ऐलान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, लेकिन सरकार की तरफ से मदद का ऐलान अब किया गया। परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी आगे आप देखिए सियासत है बहुत दूर तक जाने वाली है। विपक्ष के नेता मांग करेंगे कि और मुआवजा दिया जाए। विपक्ष के नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए मुआवजे का ऐलान भी करेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, कई मौकों पर पूरे देश भर में होते चला आया। चाहे बात राजस्थान की रही हो या फिर इसके पहले यूपी के लखीमपुर की किसानों पर हुई घटना की। पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की अब सुनवाई होगी और आगे क्या एक्शन लिया जाता है। देखिए जो सीएम ऑफिस से ट्वीट आया, जनपद लखीमपुर में हुई आपराधिक घटना में पीड़िता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता, एक पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा गया कि हत्या के इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 महीने के भीतर दोषियों को उनके कृत्य की सजा दिलाई जाएगी। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस अब भेजा गया है। ओखला विधायक को एसीबी ने नोटिस ये भेजा और दोपहर 12 बजे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में गड़बड़ी का ये मामला है और नोटिस पर विधायक अमानतुल्लाह बोले कि जुमे की नमाज के बाद वो आएंगे। तो जुमे की नमाज जब हो जाएगी आज के दिन, बुलाया गया, हो सकता है कि 12 बजे के बाद पूछताछ हो। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस समय रडार पे हैं। वक्फ बोर्ड के बैंक खातों की भी जांच और नोटिस पर विधायक अमानतुल्लाह बोले कि पूछताछ के लिए मैं आऊंगा, लेकिन जुमे की नमाज के बाद। वहीं भारतीय वायुसेना का आज सूर्यकिरण एयर शो होगा। भुवनेश्वर में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन कुआखाई नदी पर बाली यात्रा के मैदान में शो किया जाएगा। सुबह 10 बजे सूर्यकिरण एयर शो की शुरुआत, करीब 30 से 45 मिनट तक ये शो चलेगा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी यहां पर शामिल होंगे। भारत के शौर्य ताकत का परिचय आज देखेगी दुनिया। सूर्यकिरण एयर शो की जब शुरुआत होगी तो क्या है हमारे वायुसेना की ताकत, ये आप देखेंगे। कुछ इसी तरह से आसमान में आज अपनी गर्जना से दुश्मनों को डराएगा ये भारतीय वायुसेना का सूर्यकिरण एयर शो। वहीं सत्येंद्र जैन से आज ईडी की पूछताछ होने वाली है। शराब नीति मामले में पूछताछ ही की जाएगी और कोर्ट ने 3 दिन की पूछताछ की मंजूरी दी है। आज 22 और 23 सितंबर को पूछताछ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है सत्येंद्र जैन। ऐसे में आबकारी नीति को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, शराब नीति मामले में पूछताछ अगर अब सत्येंद्र जैन से होगी तो क्या कुछ खुलासा होगा क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम और नेताओं से कुछ भी हाथ नहीं लगा, इसीलिए बारी बारी पूछताछ की जा रही है।
तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन, जिनसे पूछताछ होगी आज शराब नीति मामले में। वहीं बेगूसराय गोलीकांड को लेकर बीजेपी इन दिनों लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेता आए दिन नीतीश कुमार की सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह कह दिया कि सरकार को बदलने के लिए बीजेपी के पास राष्ट्रपति शासन ही केवल विकल्प बचा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। मांझी ने बेगूसराय की घटना को बीजेपी की राजनीतिक साजिश भी करार दिया है। भाजपा क्या करती है उनका मानना है। नीतीश कुमार जी ने कहा तो उन्होंने गलत क्या कहा कि जहाँ गोली चले वो पिछड़ों का इलाका था और जहाँ हल्ला हंगामा हुआ वो माइनॉरिटी का कहने का मतलब जब गोली चलाने वाला लोग कहीं भी जा रहा है तो चुन करके काम नहीं करेगा कि पिछड़ी जगह में हम करें, हम सुनाने जगह में हम हल्ला हंगामा करें, वो तो कहीं भी कर सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का कहना बहुत जायज़ है और मैं समझता हूँ कि भाजपा के साथी लोग को कोई मौका नहीं मिला है। अब चाहते हैं कि ऐसे सत्ता में पलटी करें और पलटी करने के लिए राष्ट्रपति शासन भी एक विकल्प है। तो चलिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली में कूड़े को लेकर सियासी संग्राम। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का कूड़ा विरोधी अभियान। आज भलसवा लैंडफिल साइट जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कूड़ों के ढेर को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी का लोगों से भलसवा साइट पहुंचने का आह्वान भी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए आप किस तरह से कूड़ों का ढेर और उस कूड़े के ढेर पर राजनीति। लेकिन वाकई में दिल्ली वासियों के लिए कूड़ा नुकसानदायक तो है। राजनीति हो रही है, राजनीति से परे अगर बात करें कुछ तो समाधान इसका होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर ऐसे कूड़े के ढेर बने हुए हैं जहां से जब आप निकलेंगे तो ऐसी दुर्गंध आती है कि मन करेगा कि कैसे उन रास्तों से जल्दी से हम गुजर कर निकलें। वहीं भागलपुर में सिल्क कारोबारी की हत्या के बाद पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सिल्क सिटी में अब अमन चैन नहीं है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। मुख्यमंत्री को जाति नहीं अपराध को रोकना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि आश्चर्य है, इतनी बड़ी घटना पुलिस के अलर्ट होने के बावजूद कैसे घटी। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा और घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखूंगा। देखिए ये बहुत दुखद है कि जो भागलपुर है, जो सिल्क सिटी है, जहां पर अमन चैन था, आज वहां अमन चैन नहीं। वो अफजाल अंसारी जो सिल्क उद्योग के व्यापारी थे, सिल्क इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहे थे, मैं उनके परिवार को जानता हूं, एक बेहतरीन परिवार से वो थे और सिल्क इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे, और थाने के बगल में ही उनको गोली मार दी गई। 5-6 गोलियां उनके अंदर लगी, कई राउंड गोली चली, अपराधी बेखौफ गोली मारकर चले गए। क्या होगा बिहार का? पुलिस इतने देर से जाती है, इतनी घटना होने के बाद। हमें लगता है कि यहाँ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है बिल्कुल अलर्ट नहीं है, उनके कंट्रोल में थाना अध्यक्ष नहीं है। जो घटना घट गई और ताबड़तोड़ गोलियां चली और मौत हो गई, उसके बाद सुनते हैं कि 1 घंटे बाद पुलिस गई है। मेरे को सूचना मिला है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो मैं चाहूँगा कि पूरी जो पदाधिकारी उनका स्विच ऑफ था, सुना, वो गए नहीं, बात नहीं हो पाई उन किसी से। निश्चित तौर पर एसपी को, डीआईजी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह से मौत होगा, हम लोग चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की चर्चित तपन कांदू हत्या मामले में कोलकाता सीबीआई ने एक शूटर को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और पश्चिम बंगाल में मार्च में संपन्न नगर पालिका चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद
रपन कांदू को 13 मार्च 2022 को बाइक पर आए 3 शूटरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के झालदा थाने में एक हत्या का केस हुआ था विगत 6 महीना पहले। वो कांड सीबीआई को दिया गया था। सीबीआई के अधिकारी यहाँ आए थे। मुजफ्फरपुर में एक अपराधी के छिपने का सूचना मिला था, इसी पर आए थे और मुजफ्फरपुर पुलिस से सहयोग मांगा गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारी एक टीम लगाई गई, जिसमें डीआईयू के सभी पदाधिकारी और सदर थाने की पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट करके उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर लड़कियों की कई अश्लील फोटो और वीडियो डालने वाले और छात्रा महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाले एक मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूछताछ में मृत्युंजय ने पुलिस को बताया कि वो एक ऐप के जरिए लड़कियों के व्हाट्सएप नंबर जुटाता था और उनकी अश्लील फोटो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। वहीं हरियाणा की यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के गुर्गों ने पुलिस की गाड़ी को लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने इस कोशिश पर पुलिस ने उनके अरमानों पर फिलहाल पानी फेर दिया। 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक बाइक भी बरामद की है, जबकि इन लोगों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा काला राणा के घर में स्टॉक कर रखा हुआ था। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी लूटने की यहां पर कोशिश की। देखिए, पुलिस ने 2 ऐसे व्यक्तियों को हथियार और एम्यूनेशन के साथ राउंड अप किया, जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारी जो गाड़ी थी वो गश्त में थी और ये लोग जो हथियार के साथ लैस थे, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, तो इन्होंने उस गाड़ी को जो है वो छीनने का प्रयास किया। हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो हमारी टीम ने उस वक्त इनको मौके से काबू किया और इनके पास जो हथियार थे वो बरामद किए। वहीं हरियाणा की यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस को इन बदमाशों के पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक बाइक भी जब्त की गई, जबकि इन लोगों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा काला राणा के घर में स्टॉक कर रखा था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि ये लोग इन हथियारों के दम पर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे। देखिए, पुलिस ने 2 ऐसे व्यक्तियों को हथियार और एम्यूनेशन के साथ राउंड अप किया, जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारी जो गाड़ी थी वो गश्त में थी और ये लोग जो हथियार के साथ लैस थे, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, तो इन्होंने उस गाड़ी को जो है वो छीनने का प्रयास किया। हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो हमारी टीम ने उस वक्त इनको मौके से काबू किया और इनके पास जो हथियार थे वो बरामद मुकदमा दर्ज करके इनको अदालत में पेश किया और अदालत से ये 4 दिन के रिमांड पे हैं हमारे पास। और वहीं हरियाणा के अंबाला में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ने में अंबाला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 10 से ज्यादा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी रवि कुमार से पूछताछ के दौरान ही बड़ा खुलासा हुआ। पहले वो मैकेनिक का काम करता था और खरीदारों की डिमांड पर उसने अंबाला शहर, कैंट और आसपास के क्षेत्रों से दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो पिछले दिनों
काफ़ी चोरी की जो मोटरसाइकिल्स हैं शहर में और ख़ास तौर पे कैंट के अंदर ये काफ़ी चोरियां हुई थी। उसी के ऊपर सीआईए इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिन्होंने एक बड़े गैंग का खुलासा किया। इससे अभी और गहनता से हमने जो इसने डिटेल्स हमें बताई हैं उनके ऊपर और गहनता से अनुसंधान किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इस गैंग से रिलेटेड और आगे हमें बरामदगी मिल सकती है। वहीं अम्बाला में बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर आमजन को परेशान करने वाले मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस ने शहर में जगह जगह पुलिस नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की और यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों का चालान भी काटा है। शाह और मुलाना के इलाके में लूट हुई है, उसको लेकर जगह जगह शहर में नाकाबंदी की जा रही है, जिसमें मोटरसाइकिलों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल कैंपेन बुलेट जो पटाखे मारती हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। स्पेशल फोर्स नंबर ऑफ नाके अभी वो ध्यान नहीं है, लेकिन सब जिले में सारी सीमाएं हमारी सील हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने गौ तस्कर के एक साथी को भी गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद कोतवाल अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश आसपास के जंगलों से आवारा गौवंश को जंगल में बांधकर काटने के लिए इकट्ठा कर किसी वाहन में भरकर हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में भेजने का काम कर रहे थे। के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बोकस हैं जो किसी गाय को काटने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। इस सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने उनका पीछा किया। दूर से दिखाई दिया कि वो गाय को लेकर जा रहे थे और उनको दौड़ाया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। उस फायरिंग में दोनों बदमाश हैं उनके गोली लगी है और उनको अस्पताल भेजा गया है। जब पूछताछ की गई तो उसमें पता लगा कि एक का नाम आमीन है और एक का नाम भूरा है, जो दोनों खुर्जा देहात के रहने वाले हैं। यूपी के अवैध मदरसों का सर्वे जारी है। इसी कड़ी में औरैया में मदरसों का सत्यापन शुरू हो गया। औरैया में सर्वे से मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। मदरसों के सत्यापन और जांच के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं। देखिए आप अवैध मदरसों के सर्वे पर बवाल। देखिए फिलहाल जांच की जा रही है और जमकर सियासत भी हो रही है। चाहे हम बात करें मुस्लिम की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही मदरसों को लेकर कि आखिर ये जांच जरूरी क्यों है, ये कहा जा रहा है। शासन ने इधर निर्देश दिया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मान्यता अभी उन्होंने नहीं ली हुई है, ऐसे मदरसों का एक सर्वे किया जाए और शासन ने एक प्रोफार्मा दिया, उस पर रिपोर्ट मांगा है। तो हमने तहसीलवार टीम बनाई हुई है जिसकी अध्यक्षता एसडीएम कर रहे हैं। एसडीएम हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ भी हैं इसमें और नगरीय क्षेत्र में ईओ नगर पालिका है। तो ये टीम जाकर के देखेगी कैसे ऐसे मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं और उनसे 10 बिंदु का हमारा प्रोफार्मा उस पर सूचना भर के शासन को प्रेषित की जाएगी। आगे जो शासन का निर्देश होगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।